माइंड प्रोग्रामिंग क्या होता है? किसी के लिए जो हमारा परसेप्शन बन गया वो हमारा प्रोग्राम हो जाता है। माइंड हीलर और जो काउंसलर है, क्योंकि माइंड हीलर भी वही है जो काउंसलर है। हमारे घरों में भी ना आपको बहुत सारे काउंसलर मिल जाएंगे। हर कोई अपने आप में काउंसलर आज के टाइम में। एक इंसान रोज स्मोक करता है, उसके घर में उसके पेरेंट्स, उसकी वाइफ, उसके दोस्त सब उसको बोलते हैं यार स्मोकिंग अच्छी चीज़ नहीं है, छोड़ दो। क्या उस पर असर हो रहा है काउंसलिंग का? 95% हमारा माइंड इमेजिनरी माइंड है। आपने एक वर्ड सुना होगा, साइकोसोमैटिक डिसीज। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मैम मैं सोचती हूँ बीमारी मेरे को हो जाती है। डर और फोबिया को पूरी तरीके से खत्म किया जा सकता है। दरवाज़ा बंद था, वो घबराई इतना कि दरवाज़ा खोल दिया कि मैं नहीं बैठ सकती अकेले। इस लेवल के ऊपर है तो एंजाइटी है, अगर इस लेवल के नीचे है तो नॉर्मल स्ट्रेस है। आपका हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, किसी को स्वेटिंग होगी। एंजाइटी आपकी लाइफ को कंट्रोल कर लेती है। IBS, ये सब चीज़ें यहाँ से फिर ट्रिगर आउट होनी शुरू होंगी। एगोराफोबिया, एक इंसान, ऐसे भी लोग जो डिप्रेशन में है पर वो ऑफिस भी जा रहे हैं, वो काम भी कर रहे हैं। डिप्रेशन का मतलब क्या हुआ? डीप इम्पैक्ट ऑफ एनी इवेंट। मेडिटेशन और माइंड प्रोग्रामिंग, क्या कोई डिफरेंस है? जितने भी एंटी एंजाइटी मेडिसिन हैं और एंटी डिप्रेशन, अगर उनकी मैन्युफैक्चरिंग ही बंद हो जाए तो क्या होगा? तो शादी को इतना वो बना दे कि सब कुछ करके शादी तो करनी है फाइनली, और शादी आप ढंग से निभा ही नहीं पाते हो। एक दिन वो बच्चा रात को 4 बजे उठता है और 4 बजे अपने घर का गेट खोल के अपने दोस्त के घर पे चले जाते हैं सर्दियों में, और जाके उसकी मम्मी को बोलता है कि मेरे घर में कुछ भूत है, आप आंटी प्लीज़ किसी पंडित के पास चलो, कुछ करवाओ। मेरी मम्मी को पता चला तो क्या आपको पता है जब हम बीमार होते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा रोल प्ले जो करता है हमें किसी भी चीज़ की अनुभूति करवाने में या कुछ भी फील करवाने में, वो माइंड का भी काम होता है। जो हम सोच लेते हैं माइंड में, वही हमारे शरीर के साथ होना शुरू हो जाता है। ये कैसे होता है? कैसे हम बीमारी को खुशियों में बदल सकते हैं? बीमारियां और खुशियां कैसे दोनों माइंड पे ही डिपेंड करती है, इस पे आज हम खुल के बात करेंगे। NLP को लेके तो बहुत सारी बातचीत होती ही है, लेकिन आज स्पेसिफिक ये जो पॉडकास्ट है अनफिल्टर्ड वे में, ये है माइंड के ऊपर, कि कैसे हम अपने माइंड को प्रोग्राम करें या तैयार करें आने वाले हर चीज़ों के लिए। क्योंकि अगर 2025 खराब आपको लगा है ना, तो 2026 इससे भी खराब है, जो कि एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस है, जिसमें बीमारी, तूफान, एयरप्लेन क्रैशेस और भी चीज़ों की बढ़ने की संभावना है, यानी कि कुल मिला के दुखों के बढ़ने की संभावना है। तो ऐसे में हम अपने माइंड को कैसे ट्रेंड करें, कैसे हम एक हैप्पी फीलिंग ला सकते हैं अंदर से, उस पर आज खुल के बातचीत होगी। इसलिए ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस संदर्भ में बात करने के लिए आज हमारे साथ है निधि खेरा जी, जो कि खुद माइंड प्रोग्रामर है और माइंड हीलर है। तो चलिए आज की पॉडकास्ट की शुरुआत करते। ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज़, ये बहुत आपके काम की है, क्योंकि निधि जी ने जो काम किया है वो OCD, IBS जैसी गंभीर बीमारियों को लेकर काम किया है, और कैंसर जैसी बीमारियों के लिए भी उन्होंने काम किया है। बच्चों के लिए भी वो बहुत काम करती हैं। तो क्या काम करती हैं, किस तरीके से वो माइंड को प्रोग्राम करती है, और कैसे हम अपने माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं, इस बारे में आज बातचीत होगी। नमस्कार निधि जी, स्वागत है आपका। थैंक यू एकता जी फॉर इनवाइटिंग मी। अरे मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत कुछ आपसे जानना है, तो ताकि वो दर्शकों के लिए भी हेल्पफुल हो। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि माइंड प्रोग्रामिंग क्या होता है, माइंड को प्रोग्राम हम कैसे करते हैं, असल में ये क्या है? देखिए, लाइफ में, हमारी लाइफ में अगर कोई भी चीज़ इस वक्त चल रही है और हम कुछ भी कर रहे हैं, वो सब कुछ हमारा प्रोग्राम है। हर चीज़ माइंड में हमारे साथ एक प्रोग्रामिंग फिक्स है हमारे माइंड के अंदर, जिसके ऊपर हमारी लाइफ चल रही है। अब बात ये है कि प्रोग्रामिंग होती क्या है और ये होती कैसे है। पहले हम उसको समझेंगे होती कैसे है, तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि है क्या एक्चुअली ये। एक बच्चा जब छोटा होता है और वो खेल रहा होता है, वो कहीं ऐसी जगह पे खेल रहा है, कहीं धूल मिट्टी में, तो उसकी मम्मी उसे क्या बोलती है कि अंदर आ जाओ, तुम्हें ज़्यादा सा जोर से मत भागो, तुम गिर जाओगे। बच्चे का माइंड में प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पे। हमेशा मम्मी ने 1 2 3 बार बोला और बच्चा सच में गिर भी जाएगा उसके बाद, क्योंकि ये उसकी माइंड की प्रोग्रामिंग है। यानी कि किसी भी चीज़ को जब हम नंबर ऑफ़ टाइम्स माइंड को देते हैं वो कमांड, हमारा माइंड वहाँ से उसकी प्रोग्रामिंग होनी शुरू हो जाती है। एक तो ये तरीका है। इसके अलावा कुछ प्रोग्रामिंग हम खुद से अपने आप खुद से हम सेल्फ कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी भी रिश्ते में हो और आपने देखा कि उस इंसान के साथ आप वो किस तरह आपके साथ बिहेव करता है, और अब आपने सोचा कि अच्छा इसको ट्रीट करने का तरीका ये है। आपने कोई भी एक वे निकाला कि अब मैं इससे इस तरह से बात करूँगी, और आपने देखा कि इस तरह से मैंने बात करी तो ये तो अब चीज़ें मेरे फेवर में हो रही हैं।
अब आपने अपने माइंड को प्रोग्राम कर लिया कि अच्छा तो ये इंसान इस तरह से ट्रीट किया जाता है, आपके पास वो प्रोग्राम आ गया। अब जब भी कभी दोबारा आप उससे बात करोगे आप उसी वे में करोगे। तो जब भी हम लोगों से मिलते हैं या हम किसी भी रिश्ते से कुछ भी हमने सीखा, किसी के लिए जो हमारा परसेप्शन बन गया वो हमारा प्रोग्राम हो जाता है कि ये पर्सन ऐसा है, मुझे इससे इस तरह से बात करनी है, ये काम इस तरह से होता है। एक सपोज़ एक लड़का है, वो कभी अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनता, और लेकिन जब जब उसकी मम्मी उसे डांटती है, ज़ोर से उसके ऊपर शाउट करती है, तब वो बात सुनता है। और ऐसा कितनी बार हो चुका है, अगर 2-3 बार भी ऐसा हो गया, अब उसकी मम्मी के माइंड की प्रोग्रामिंग क्या बनेगी, उस बच्चे के भी साथ साथ, कि अभी तो मम्मी ने प्यार से बोला, अभी मैं कैसे मान सकता हूँ। जब तक उसकी मम्मी शाउट नहीं करेगी उसके ऊपर, तब वो बच्चा बात मानेगा। यहाँ पे दोनों की प्रोग्रामिंग हो गई है। तो ये होती है हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग, कंडीशनिंग जिसे हम कहते हैं। जब हम नंबर ऑफ़ टाइम किसी भी चीज़ को रिपीटेशन की फॉर्म में करेंगे, हमारा माइंड उसके लिए प्रोग्राम हो चुका होता है। ओके। और बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ऐसे इतने अनवांटेड प्रोग्रामिंग हमारे अंदर आ चुकी है हम लोगों में कि हमको खुद भी नहीं पता। कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो आज हमें खानी चाहिए और कितनी चीज़ें जो हमें नहीं खानी चाहिए, हम उन सब के लिए प्रोग्राम्ड हैं। जो नहीं खानी चाहिए हम उनके लिए भी प्रोग्राम्ड हैं, और जो हमें खानी चाहिए उनके लिए कोई प्रोग्रामिंग ही नहीं है हमारे प्रोग्राम पास। नहीं, कंफ्यूजन है उसको उसके लेके। लिए हमारे पास हमारा टेस्ट, हमारा टेस्ट हमें अलाउड नहीं करता कि हम वो खाएं। तो ये सब चीज़ लाइफ की प्रोग्रामिंग है। हर चीज़। एक बच्चा दिन रात स्टडी करता है, वहीं दूसरा बच्चा अपने एग्ज़ाम टाइम में कोई स्टडी नहीं करता, लेकिन दोनों के मार्क्स सेम आते हैं। एक बच्चे के माइंड की प्रोग्रामिंग क्या है कि ना, मैं तो कम टाइम में पढ़ लूँगा, वो देखा जाएगा, मैं 2 दिन पहले पढ़ने बैठूंगा, मैं सब कवर अप कर लूँगा। उसका माइंड इस तरह से प्रोग्राम है, और वो कर भी लेता है बहुत बार। कम पढ़ के वो कभी पढ़ता हुआ नज़र नहीं आएगा आपको, उसका माइंड ऐसे प्रोग्राम है। दूसरे बच्चे की प्रोग्रामिंग क्या है, जब तक मैं हार्ड वर्क नहीं करूँगा, मैं 6 आवर्स की स्टडी नहीं करूँगा, मैं अच्छे मार्क्स नहीं ला सकता। ये उसका माइंड प्रोग्राम है, वो उसी तरह से काम करेगा। तो हम लोग तो हर चीज़ के लिए प्रोग्राम हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये माइंड हीलर और जो काउंसलर है, क्योंकि काउंसलर्स भी बहुत बार काउंसलिंग करते हैं, तो लोगों को बहुत ही शब्द दोनों सेम लगते होंगे कि माइंड हीलर भी वही है जो काउंसलर है, तो क्या इनमें कोई डिफरेंस है? हाँ, देखो डिफरेंस ये होता है कि ना, काउंसलिंग हमारे घरों में भी ना आपको बहुत सारे काउंसलर मिल जाएंगे। हम खुद भी अपने आप में बहुत बड़े काउंसलर, हर कोई अपने आप में काउंसलर आज के टाइम में, ठीक है। तो काउंसलिंग आपकी हर कोई कर देगा, एक से एक अच्छे काउंसलर भी हैं, लेकिन काउंसलिंग ना एक लिमिट तक काम करेगी। वो आपको थोड़ी देर के लिए आपको मोटिवेट तो कर देगी, और काउंसलिंग भी हमें चाहिए, क्योंकि जब तक हमें चीज़ों के लॉजिक नहीं समझ में आएंगे हम उस पर काम नहीं कर सकते कि लॉजिकली क्या है, वो हम समझते हैं काउंसलिंग से। उसके बाद आती है आपकी हीलिंग, यानी कि प्रोग्रामिंग। जब तक आपको माइंड को प्रोग्राम नहीं करोगे नए प्रोग्राम के लिए, तो वो काउंसलिंग कुछ टाइम के बाद काम करना बंद कर देगी। क्योंकि काउंसलिंग हमने कर दिया कॉन्शियस लेवल पे, लेकिन जब हम उसको माइंड में सेट नहीं करेंगे, माइंड में इंस्टॉल नहीं करेंगे उस चीज़ को, भाई आपने मोबाइल तो ले लिया, आपको जो भी ऐप्स चाहिए आपको उसमें इंस्टॉल तो करनी पड़ेंगी ना। तो खाली मोबाइल लेने से बात नहीं बनेगी, उन ऐप्स को भी हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वहाँ पे हमारी, जैसे हम आपने कहा माइंड हीलर, तो उसको मैं कहती हूँ माइंड थेरेपी या प्रोग्रामिंग। तो जब थेरेपिस्ट आपके माइंड में उन प्रोग्राम्स को इंस्टॉल करता है, उन हैबिट्स को जो भी आप अपने लिए चाहते हो, उसे हम कहते हैं प्रोग्रामिंग। वो आपके लिए काम करती है लॉन्ग टाइम तक। क्योंकि देखो काउंसलिंग तो आपके साथ हर कोई करता है। आप खुद सोचिए, एक इंसान रोज़ स्मोक करता है, उसके घर में उसके पेरेंट्स, उसकी वाइफ, उसके दोस्त सब उसको बोलते हैं यार स्मोकिंग अच्छी चीज़ नहीं है, छोड़ दो, और तुमको इससे तुम्हारा ये लाइफ थ्रेटनिंग है, तुम्हारा हार्ट, तुम्हारे लंग्स सब खराब हो जाएंगे, उसको रोज़ बोल रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं रोज़। क्या उस पर असर हो रहा है काउंसलिंग का? कभी होगा भी नहीं। लेकिन जब तक उसके माइंड को प्रोग्राम नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी उसके माइंड के पास एक प्रोग्रामिंग है कुछ भी। अब प्रोग्राम के लोग बोलते हैं ठीक है, बोलते रहे, वो यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल रहा है, ये प्रोग्राम फिक्स है कि तो क्योंकि हर कोई बोल रहा है उसको, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब उसके माइंड के अंदर वो प्रोग्राम इंस्टॉल किया जाएगा, तब वो एडिक्शन से बाहर आएगा। अच्छा, जैसे आपने अभी स्मोकिंग की बात की, तो इसका अगला स्टेप है बीमारियां। तो हमारे विचार भी ऐसा होता है बहुत बार कि हमारे बॉडी को इफ़ेक्ट करते हैं, यानी हमारे बॉडी में बीमारी लाएंगे। जैसे अगर आप सिंपल एक मैं लेडीज़ की बात करूँ, तो प्रेगनेंसी वाली फीलिंग लाने में उनको बहुत टाइम नहीं लगता, भले वो आगे प्रेगनेंसी हो या ना हो, लेकिन उनको नॉजिया और ये सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाती है। सेम अगर हम कहीं जा रहे, कोई बच्चा भी है, तो सोच लिया कि आज स्कूल नहीं जाना है, पेट खराब है, मतलब उसका पेट खराब होगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे शरीर को प्रभावित करती, लेकिन क्वेश्चन है कैसे? देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? थॉट आता है। हर चीज़ का, किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग कहाँ से? हमारे थॉट से हो रही है। और थॉट यानी हमारे विचार,
जो भी कुछ हम इमेजिन करें, हम अपने विचार हमारे पास ला रहे हैं। और वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि हमारा जो माइंड है, 95% हमारा माइंड इमेजिनरी माइंड है। माइंड को नहीं पता क्या सच है क्या झूठ है। आप माइंड को जो भी थॉट दोगे वो उसी को सच मान लेता है। अब हमारे पास एक दिन में आप ये देखिए 75,000 थॉट्स आते हैं, जिसमें से 85% नेगेटिव है, 90% आपके पास से कनेक्ट हो गए, तो बचा क्या? और माइंड का ना एक नेचर है कि वो नेगेटिविटी की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है, बहुत जल्दी। आप खुद देखिए, आप कभी हम बाहर जाते हैं रोड पे, मैं अभी भी यही बात कर रही थी कुछ टाइम पहले भी, कि कहीं पे कोई भंडारा चल रहा है, एक अच्छा काम हो रहा है, लोगों को खाने को मिल रहा है, क्या हम वहाँ रुकते हैं कभी यहाँ पे क्या हो रहा है देखने के लिए? दिख गया, ठीक है। वहीं आगे बड़ी पुलिस खड़ी, बहुत भीड़ लगी हुई है, तो हम लोग अपनी कार स्टॉप करके देखते हैं क्या हो रहा है, क्योंकि और हमें पता है कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो हमारा माइंड इस तरह से प्रोग्राम्ड है ऑलरेडी, बाय बर्थ ही हमारा माइंड, बाय नेचर ही ऐसा बना कर दिया है कुदरत ने माइंड हमारा, कि वो इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होता है। इसका मतलब हुआ कि हमारा माइंड हमेशा यूनिक चीज़ों की ओर अट्रैक्ट होता है। अब यूनिक से मतलब यहाँ पे कोई यूनिक चीज़ें वो नहीं होगी, माइंड के लिए कुछ भी डिफरेंट हो रहा है वो यूनिक है। तो अब जब भी हमारे पास इस तरह के नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो लोग कितना परेशान होते हैं कितनी बार, तो कि मुझे ये थॉट्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि माइंड के लिए वो एक डिफरेंट नेगेटिव थॉट्स हो गए, वो यूनिक है। अब वो परेशान है कि मुझे ये थॉट क्यों आ रहे हैं। अब जब वो थॉट्स रेगुलर हमारे पास आते रहेंगे तो वो एक एक थॉट हमारे ऊपर अपना इम्पैक्ट डालता है, एक एक थॉट। आपने एक वर्ड सुना होगा, साइकोसोमैटिक डिसीज़। कुछ डिसीज़ ऐसे जो हमारे सिर्फ हमने सोचा, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं सोचती हूँ बीमारी मेरे को हो जाती है वो, क्योंकि उनके थॉट प्रोसेस अब इतना स्ट्रांग हो चुका है, इतना वायर्ड हो चुका है, खाली सोचा बीमारी बॉडी में आ गई। तो जो भी हम कुछ सोच, देखो हमारी हमारी सोच पे ही हमारा पूरा भविष्य और हमारी पूरी लाइफ डिपेंड करती है। हम क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, तो जो आपके विचार होंगे वैसी आपकी लाइफ उसी तरह से बननी शुरू हो जाएगी। आप नेगेटिव सोचेंगे हर वक्त, आपके नेगेटिव बिलीफ बनेंगे और आपकी लाइफ भी नेगेटिविटी की तरफ ही जाएगी। अब कुछ लोग अपने अंदर सोचते हैं कि नहीं नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता, अरे ये तो मेरे से हो ही नहीं सकता। अब वो दिन रात यही सोच रहा है, तो उसकी साइकोलॉजी भी वैसे ही काम करेगी, उसकी न्यूरोलॉजी वैसी प्रोग्राम हो जाएगी। एक्चुअली हमारे ब्रेन में एक तजी बहुत न्यूरॉन्स है हमारे ब्रेन में, एंड वी हैव ऑलमोस्ट 80 बिलियंस न्यूरॉन्स। और जो हमारा एक न्यूरॉन है उसकी मेमोरी 82 GB। तो यानी कि जितनी मेमोरी एक 82 GB के मेमोरी कार्ड के पास है, उतनी हमारे एक न्यूरॉन के पास हो गई। अब एक इतना ह्यूज मेमोरी सेंटर है हमारे पास। बिल्कुल। अब जो ये न्यूरॉन्स है ना, इनकी ये आप अपने आप तो ये कुछ भी नहीं करते, जो भी कुछ हम सोचते हैं, जो भी सजेशन हम इनको देते हैं, ये उसी को फॉलो फॉलो करते हैं। अब जब हम नंबर ऑफ टाइम्स इनको कमांड देते रहेंगे देते रहेंगे देते रहेंगे, वो न्यूरॉन्स के पास जाके फायर हो जाएगी, और वो जाएगी हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास, और वहाँ से वो चीज़ें हमारे लिए काम करना शुरू कर देंगी। तो बिल्कुल। हमारी सोच हमारे लिए ऐसी काम करती है। एक रियल एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। तो मेरा एक क्लाइंट है, तो उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी काफ़ी टाइम पहले ही, ठीक है, उसके फादर की। और उसके फादर को एक प्रॉब्लम थी कि उसके फादर की किडनी ख़राब हो चुकी थी, और वो बच्चा जब 14 साल का था, वो लड़का, वो अपने फादर को डॉक्टर के पास लेके जाया करता था डायलिसिस के लिए। अब उसके फादर की डेथ तो हो चुकी है, और अब उसकी शादी भी हो चुकी है। और तो अब उसका मेरे पास कॉल आया, फादर के लिए मैं उसके साथ नहीं थी, अब उसका कॉल आया मेरे पास, तो हमारे सेशन चल रहे थे। अब उसने बोला कि उसको किडनी की प्रॉब्लम आ गई है। अब उस लड़के ने कभी नॉनवेज नहीं खाया, कभी ड्रिंक नहीं की, कभी स्मोक नहीं किया, बहुत एक बिल्कुल सिंपल लाइफ है उसकी, कोई जंक फूड वो नहीं खाता। और आप उससे बात भी करोगे, इतना सिंपल सोबर इंसान। अब ऐसे कैसे हमारे ऑर्गन ऐसे कैसे ख़राब हो सकते हैं? भी हमने कुछ ना कुछ करा है, वरना हमारे ऑर्गन कभी ऐसे ख़राब होते ही नहीं हैं, ठीक है। तो यानी अब अपने थॉट प्रोसेस। तो मैंने उनसे पूछा, मैं समझ गई थी जब उनकी हिस्ट्री ली मैंने, मैं पहले क्लाइंट की हिस्ट्री लेती हूँ हमेशा। अब मैंने उनकी हिस्ट्री ली कि कौन कौन है फैमिली में, कैसा चल रहा है सब चीज़ें। उन्होंने बताया कि फादर एक्सपायर हो चुके हैं, 3 साल हो गए। तो मैं समझ चुकी थी। तो मैंने सिर्फ उनसे एक क्वेश्चन किया, अच्छा आप मुझे ये बताओ, क्या आपने कभी ये सोचा था कि आपकी भी किडनी ख़राब हो जाएगी? उसने कहा, हाँ जी मैम, जब मेरे फादर बीमार थे तो मैं पापा को लेके जाता रहा हॉस्पिटल, और जब जब मैं हॉस्पिटल जाता रहा लेके, तो मेरे मन में यही थॉट आता रहा, कहीं मुझे भी डायलिसिस, पापा की किडनी ख़राब है तो मेरी भी किडनी ख़राब होगी। और उसको इतना, उसने नंबर ऑफ टाइम्स उसको रिपीट किया, इतनी बार उसने उसको अपनी इमेजिनेशन में किया, सोचा, डर, ऑब्वियसली डरा भी होगा सब कुछ देख के। वो क्या देख रहा है? हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट देख रहा है, पापा को देख रहा है। वो पापा तो चले गए, उसकी किडनी ख़राब हो गई है। ये काम किसने करा? हमारी सोच ने करा। तो ऐसी चीज़ें हमारे ऊपर काम करती हैं।
और ऐसे एक नहीं, बहुत एग्जाम्पल है मेरे पास। तो यहाँ से हमारी सोच ही हमारे लिए सब चीज़ें अपने आप ही क्रिएट करते चली जाती है, और अपनी सोच से आप कुछ भी कर सकते हो। राइट। आपने थॉट प्रोसेस की बात की, सोच की बात की, तो कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस में एक डर भी आता है और फोबिया भी आता है। तो क्या डर और फोबिया को पूरी तरीके से ख़त्म किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, माइंड प्रोग्रामिंग के थ्रू, एनएलपी में देखिए सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग की जाती है। तो जब फियर है ना, देखो फियर हमें पता है कि एक्चुअली वो रियल में तो है नहीं। देखिए फियर में और एक फियर और फोबिया, डर और फोबिया में बहुत डिफरेंस है, इसको हमें समझना है। डर तो वो कि जब हम किसी एक्चुअली कुछ हुआ है हमारे साथ और हम उससे डर रहे हैं, तब तो ठीक है भी। अगर मुझे कभी डॉग ने बाइट किया तो मैं आज उससे डरती हूँ, ठीक है, ये मेरा, तो ये एक सपोज़ कि मेरा डर हो गया। लेकिन अगर मुझे कभी किसी डॉग ने बाइट नहीं किया और मैं सिर्फ उसकी फ़ोटो देख के मैं डर रही हूँ, तो ये मेरा फोबिया है। तो फोबिया हमें किसी भी कारण से आ सकता है, और माइंड को रिप्रोग्राम करके, क्योंकि देखो कॉन्शियस माइंड को तो पता है कि ये गलत है, तो कहीं ना कहीं अंदर सबकॉन्शियस के पास वो पैटर्न फिक्स है और वहाँ तक वो मैसेज नहीं जा पा रहा। तो जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच की दीवार है, क्रिटिकल माइंड, हमें उसको हटा के वो कमांड उसके सबकॉन्शियस तक देनी है। तो अब वहाँ कमांड जाएगी तो फोबिया अपने आप रिमूव हो जाएगा। साथ में रूट कॉज कहाँ से आ रहा है, एक और एग्जांपल देती हूँ आपको। मेरी एक क्लाइंट, वो गाज़ियाबाद से है, मैं नाम तो नहीं ले पाऊँगी यहाँ पे उनका। तो अचानक से 3 साल पहले उनको एक फोबिया हो गया। फोबिया क्या कि वो कार में नहीं बैठ सकती, वो मेट्रो में नहीं आ सकती, वो लिफ्ट में नहीं चढ़ सकती, और वो डीटीसी बस में भी नहीं आ सकती, क्योंकि वो बस कब बंद होती है, उसमें एसी होते हैं अंदर, और वो अपने घर में भी रूम लॉक करके नहीं बैठ सकती हैं, ठीक है। उनके 2 बच्चे हैं। तो अब मेरी उनसे बात हुई, जब हमारा बात की, ठीक सब कुछ लाइफ ठीक चल रही है, 3 साल में ऐसा क्या हो गया जो उनको ये फोबिया हो गया, और वो किसी को बता भी नहीं सकती। तो बात करते 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 क्या चीज़ निकल कर सामने आई कि उनके हस्बैंड का कहीं अफेयर चल रहा है, ठीक है, और अब उनके हस्बैंड उनको छोड़ चुके हैं, वो उसी लेडी के साथ रहते हैं। अब हस्बैंड का ट्रॉमा तो वो झेल गई, अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि सोर्स ऑफ इनकम है नहीं कुछ। वो स्कूल में एक टीचर है, टीचर भी नहीं, बैकएंड में कुछ काम करती हैं, जिनकी सैलरी बहुत कम है उनकी, और बच्चों की डिमांड्स इतनी ज़्यादा हैं, उन्हें बच्चों को भी अच्छी लाइफ देनी है, खुद को भी एक अच्छी लाइफ चाहिए, और हस्बैंड उन्हें कुछ खर्चा पानी नहीं दे रहे। अब उनको क्या डर, क्या है, फियर क्या है उनको कि मैं ये सब कुछ कैसे करूँगी, मैं सब कुछ कैसे मैनेज करूँगी, मेरी सैलरी कितनी कम है, मेरे पास कोई इनकम का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। ये फियर उनको इतना परेशान करता है। अब देखो, जब हमारे माइंड के पास कोई भी फियर आता है ना, तो वो कहीं ना कहीं हमारी साइकोलॉजी में या हमारी फिजियोलॉजी में दिख जाता है, वो आ जाता है। तो माइंड ने रूट क्या लिया, ये फियर कहाँ पे जाके कंट्रोल उनका कहाँ पे जाके सेट हुआ कि उनको कहीं भी आने जाने में डर लगना शुरू हो गया। स्टार्टिंग घर में बैठी हुई हैं, कुछ भी ट्रिगर हो गया कि मैं कैसे करूँगी, सब कुछ कैसे करूँगी, और वो दरवाज़ा बंद था, वो घबराई इतना कि दरवाज़ा खोल दिया कि मैं नहीं बैठ सकती अकेले। वहाँ से वो फियर स्टार्ट हुआ। अब फियर ये था कि मैं सब कुछ कैसे करूँगी, वो फियर कहाँ पहुँच गया कि वो सब चीज़ों में उन्होंने अपने आप को कवर्ड कर लिया, कि उन्होंने लिफ्ट में जाना छोड़ दिया, एसी में बैठना छोड़ दिया, सब चीज़ें में। और जब सेशन हुआ हमारा, क्योंकि मैंने कहा मैं रूट कॉज पे काम करती हूँ, तो फेयर के ऊपर हमने काम किया, अब उसके बाद रूट कॉज के ऊपर भी काम किया गया। तो वहाँ से उन्होंने अपने लिए एक यूट्यूब चैनल बनाया, उनको कहीं से कुछ एनएलपी की टेक्निक को उन्होंने अप्लाई किया अपने ऊपर, जहाँ से उनको कुछ इनकम के सोर्सेज मिलने शुरू हुए, ठीक है। मैंने कहीं कुछ दिलाया नहीं, मैंने उनको टेक्निक बताई सिर्फ। तो वहाँ से उनको इनकम के सोर्सेज मिलने शुरू हुए, और उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल भी बनाया, और वहाँ से उनका कॉन्फिडेंस उनका बिल्डअप हो गया। जब इनकम आनी शुरू होगी, वो फिर अपने आप ख़त्म हो गया, फिर आज वो बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे फोबिया कहाँ से कहाँ कनेक्ट हो गया, कभी वो डरी नहीं थी ऐसे, कभी कुछ नहीं हुआ था, ऐसे हमारा माइंड काम करता है। यानी माइंड को प्रोग्राम कर दिया जाए तो चीज़ें बहुत बेटर हो जाती हैं। बहुत बिल्कुल, प्रोग्रामिंग ही सब कुछ है ना एक्चुअली। अच्छा, जो आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी है, तो इसमें एक नॉर्मल स्ट्रेस होता है और एक एंग्जाइटी होती है, इन दोनों में कहाँ एक रेखा खींच जाती, मतलब अगर इस लेवल के ऊपर है तो एंग्जाइटी है, अगर इस लेवल के नीचे है तो नॉर्मल स्ट्रेस है, आपके अकॉर्डिंग कैसे ये देखो, नॉर्मल स्ट्रेस सबके पास है, वो तो एक स्कूल गोइंग स्टूडेंट के पास भी है। नॉर्मल स्ट्रेस कि आपने स्ट्रेस को लिया, आपने वहीं स्ट्रेस यहाँ पे आया, माइंड में स्ट्रेस के थॉट आए, और आपके अंदर इतनी विल पावर है या आपका माइंड इतना स्ट्रांग है कि आपने यहीं से उसको रफा दफा कर दिया, और आप फिर से नॉर्मल हो गए, अपने काम पे लग गए, ये आपका रोज़ का काम है, चल गया, हो गया, ठीक है। एंजाइटी क्या हुई, जब आपके पास स्ट्रेस तो आ रहा है
और वो डेली बेसिस पे आ रहा है, लेकिन अब आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हो। अब आपके माइंड ने गिव अप कर दिया। जब आपके माइंड ने गिव अप करा, वहाँ क्या होगा, आपका माइंड उन सभी थॉट्स को आपकी बॉडी में ट्रेवल करा देगा। अब बॉडी में वो कहाँ ट्रेवल कराएगा, आपका क्राउन चक्रा, थर्ड आई, आपका थ्रोट चक्रा, आपके स्किन पे, चेस्ट पे, लीवर पे, किडनी पे, आपकी बोन्स में, आपकी वाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, आपकी थाइज है, आपकी फुट सोल्स, आपके नील्स, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। अब कहाँ पे जाके एंजाइटी कहाँ अपना इम्पैक्ट डालेगी, ये कोई नहीं जानता। जब वो थॉट बॉडी में आ गए, अब आपको एंजाइटी बनती है। अब वो कहाँ पे जाएगी ये नहीं जानते कोई भी, लेकिन मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग बता सकती हूँ कि अगर आपका डाइजेशन वीक है तो आपका सबसे पहले आपका डाइजेशन खराब होगा। किसी का कोई भी पार्ट वीक है, उसको जाके वहाँ पे वो अटैक करती है। तो ये हम कुछ भी नहीं कह सकते। और जब आपने एंजाइटी को कंट्रोल नहीं करा, अगर ये एंजाइटी रोज़ हो रही है, आपका हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, किसी को स्वेटिंग होगी, आपको लगेगा कि कुछ बॉडी में शिवरिंग चल रही है, कभी कुछ काम नहीं कर पाओगे आपको। और लाइफ अब कैसी होगी एकता जी कि ना, आपको लगेगा कि ना अब लाइफ मेरे कंट्रोल में नहीं है, आप लाइफ को नहीं चला रहे हो, अब एंजाइटी आपको चला रही है। एंजाइटी आपकी लाइफ को कंट्रोल कर लेती है अब। और जो लोग एंजाइटी में रहते हैं, मैंने देखा है उनको, उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी प्रोफेशनल लाइफ, सब कुछ खत्म हो जाता है। और यही नहीं, आपने एंजाइटी कंट्रोल नहीं करी, पैनिक में आप जाओगे, पैनिक अटैक आएगा उस पर्सन को। पैनिक अटैक आ गया, अब नहीं पता लोगों को, उन्होंने मेडिसिन तो ले ली, रूट कॉज पे काम ही नहीं करा, रूट कॉज वहीं का वहीं है। अब मेडिसिन से अपने आप को शांत किया हुआ है, सप्रेस किया हुआ है सिर्फ उसने, तो मेडिसिन काम कर रही है, जब तक कर रही है। एक टाइम के बाद मेडिसिन काम करना बंद कर देती है, क्योंकि थॉट प्रोसेस इतना हाई चले जाता है। अब एंजाइटी आ गई, कंट्रोल नहीं करी, पैनिक अटैक आ गया, अब डिप्रेशन आएगा। कंट्रोल नहीं करा, ये आपका सेकंड नेचर बन जाएगा। हम लगता है ये तो हमारा तो नेचर ही ऐसा है, इसका तो नेचर ही ऐसी है, ये तो है ही ऐसा, वो नेचर बन गया। इनको तो आदत है इस तरह करने की ना, ये किसी से बात नहीं करते, ये चुपचाप ही बैठे रहते हैं, ये कुछ इनको कोई शौक नहीं किसी भी चीज़ का, ये ऐसे ही रहते हैं। हम लोग सोचते हैं इनका नेचर ऐसा हो गया, वो डिप्रेशन में है वो पर्सन। डिप्रेशन आ गया, कोई बात नहीं, आपने उसे भी कंट्रोल नहीं करा। हर लाइफ में हर चीज़ ग्रो करती है, इस यूनिवर्स का नेचर है ये। कभी भी ऐसा नहीं है, आप एक बैक्टीरिया को भी डालोगे ना पानी, वो भी ग्रो करेगा। बिल्कुल। तो अब डिप्रेशन भी तो ग्रो करेगा ना। यहाँ से आपके पास OCD, आपकी साइकोसोमेटिक डिसीज़, IBS, ये सब चीज़ें यहाँ से फिर ट्रिगर आउट होनी शुरू होंगी। एगोराफोबिया, कि आपने अपने आप को रूम में लॉक कर लिया, अब आप कहीं बाहर नहीं निकलोगे। और जब ये चीज़ें रहेंगी यहीं से आपके पास, और करते 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 क्या क्या चीज़ें, क्या क्या नाम लूँ, जितने भी हमारी ऑटोइम्यून डिसीज़ हैं वो सब इसी का रिजल्ट है। जितने भी आपने नाम सुनोगे, कैंसर है, ये ट्यूमर है, ये सब क्या, इन सब की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, हमारे स्ट्रेस से हुई है, हमारे नेगेटिव थॉट से, एंजाइटी से हुई है एक्चुअली। जब कंट्रोल नहीं करोगे तो हम चीज़ें वहाँ तक पहुँच जाती हैं फिर। बिल्कुल। आपने डिप्रेशन की बात की, तो कौन सा ऐसा शुरुआती लक्षण है डिप्रेशन का जिससे लोग मोस्टली नज़रअंदाज कर देते हैं? ये ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और घर में तो लोगों को पता भी नहीं चलता कई बहुत बार कि जब भी किसी को डिप्रेशन होगा ना, सपोज़ वो एक टीनेज है, तो वो क्या करेगा, वो अपने स्कूल का, कॉलेज का जो भी होमवर्क है, या कॉलेज जाना बंद कर देगा। जहाँ वो दोस्तों के संग, एक बच्चा बहुत मौज मस्ती करता है, वो सब चीज़ें अवॉइड करेगा। कभी कभी दोस्तों के साथ में रहेगा, लेकिन सिर्फ उसकी बॉडी में होगी, माइंड उसका लॉस्ट होगा। अगर उसने कहीं पार्टिसिपेट किया है, वहाँ से वो बैक कर लेगा, उसके जो शौक थे वो सब चीज़ें छोड़ दे, गिव अप करना स्टार्ट कर देगा। अपने आप को सारा दिन मोबाइल पे लगा रहेगा, रूम में अकेले बैठेगा, लोगों से बातचीत करना, मिलना जुलना बंद कर देगा। ये स्टार्टिंग है। और ये खाली, और जो वर्किंग है, अब एक इंसान, ऐसे भी लोग जो डिप्रेशन में है पर वो ऑफिस भी जा रहे हैं, वो काम भी कर रहे हैं, ठीक है ना, वो चुपचाप अपना काम तो कर रहे हैं, उन्हें कुछ होश नहीं है, बस वो जा रहे हैं, आ रहे हैं, लाइफ में क्या हो रहा है उन्हें कुछ नहीं पता, कौन हंस रहा है, कौन रो रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं है, अपने में लगे, उनका माइंड एक अलग ही जोन में चल रहा है वहाँ पे। और उनके कुछ पैटर्न्स होते हैं कि वो ज़्यादा, उनको लगता है कि लाइफ में अब कुछ है नहीं हमारे लिए, बस अपने काम पे ध्यान देंगे, और काम भी उनकी जो प्रोग्रेस है वो स्टॉप हो जाएगी, उनको कोई ग्रोथ नहीं मिलेगी लाइफ के अंदर। ये उनके सिम्टम हो सकते हैं। वो हमेशा ना एक, उनके, अब देखोगे उनके कंधे ऐसे झुके रहेंगे, वो बैठेंगे भी ऐसे ऐसे या फिर ऐसे, ये उनके पोस्चर होते हैं बैठने के, ये उनके सिम्टम। क्योंकि एक पर्सन जो कॉन्फिडेंट है वो हमेशा ऐसे बैठेगा, तो वो आप हमेशा आपको ऐसे बैठे मिलेंगे, वो आपको ऐसे बैठे मिलेंगे। उनके फेस को देख के आप पहचान लोगे, हमेशा खोए खोए रहेंगे वो अपनी अलग दुनिया में, उनके माइंड में कुछ और चल रहा है। यानी कि लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण आज वो डिप्रेशन में है। डिप्रेशन का मतलब क्या हुआ, डीप इम्पैक्ट ऑफ एनी इवेंट।
अब वो या तो प्रेजेंट का है या पास्ट का, बस ये दो चीज़ें हैं। ये तो प्रेजेंट में कुछ चल रहा है, कोई हस्बैंड का इशू हो सकता है, बच्चों के इशू हो सकते हैं, जिसके कारण फीमेल है तो वो डिप्रेशन में जा सकती है, या किसी को अपनी वाइफ से कुछ भी, चाहे ऑफिस का हो, पर्सनल हो, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, इस कारण वो डिप्रेशन में जा सकता है। तो ये उसके सिम्टम हो जाएंगे डिप्रेशन के। बिल्कुल। ओसीडी की मरीज़ों के लिए जो आप माइंड प्रोग्राम करती हैं, हीलिंग टेक्निक्स होती है, वो कितने दिनों में असरदार होती है, कैसे काम करती है? देखो डिपेंड करता है, कभी कभी तो किसी क्लाइंट को एक सेशन से ही आराम आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना, किसी के साथ 3 to 4 या 7 to 8 सेशन भी लेने पड़ते हैं। कभी कभी सेशन 2-3 महीने भी चलते हैं, अगर बहुत पुरानी ओसीडी है तो। अभी मेरा एक क्लाइंट है, उसको विदिन 2 सेशंस में ही उसको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो गया। तो मैं क्लाइंट को ये बोलती हूँ, आपको जैसे बोला जाए आप सिर्फ उन चीज़ों को फॉलो करो। अगर वो मेरे अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं तो 100% आराम आता है उनको, हमेशा ही आता है। अच्छा अच्छा, क्या बिना मेडिसिन्स के भी जो मानसिक बीमारी होती है, मेंटल इलनेस होती है, वो ठीक की जा सकती है एनएलपी के थ्रू? ये बिल्कुल 100% एकता जी, एनएलपी का काम ही यही है। अब मेरा काम क्या है कि मेडिसिन बंद कर दें। मेरे पास वो लोग आते हैं जो अपनी पॉकेट में मेडिसिन लेकर आते हैं, साथ में, मैम मुझे कभी भी एंजाइटी बन सकती है, मैं मेडिसिन साथ लेके चलता हूँ, ठीक है ना। देखो मेडिसिन तो वो क्या कर रही है कि जो हमारी बॉडी खुद से केमिकल बनाती है ना, वो केमिकल मेडिसिन आपकी बॉडी में प्रोड्यूस कर रही है। अब आपकी बॉडी का सिस्टम हो गया शट डाउन, क्योंकि बाहर से कोई आपका काम आके कर रहा है फ्री में, आपको क्या पड़ी है फिर कुछ करने की। तो बॉडी का काम, बॉडी शट डाउन हो गई, वो काम मेडिसिन कर रही है। अब हम अपने, मैंने कहा हमारा माइंड एक इतना पावरफुल टूल हमारे पास है, और हमारा गट, हमें इसको भी नहीं भूलना चाहिए। हमारे माइंड और हमारे गट को ये पता है कि मुझे कब कितना बॉडी में कैल्शियम चाहिए, कब कितना विटामिन 12 चाहिए, ए चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए, 11, 12, जितने भी विटामिन, आयरन, कैल्शियम है, सब कितना चाहिए बॉडी को, कितना विटामिन सी चाहिए, वो सब अपने आप बनाता है। किसी मेडिसिन की एक्चुअली ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अब मेडिसिन वो केमिकल प्रोड्यूस कर रही है। अब एनएलपी के थ्रू माइंड को रिप्रोग्राम करके आप अपनी बॉडी में खुद से उन्हीं केमिकल को प्रोड्यूस कर सकते हो। एंडोर्फिन है, सेरोटोनिन है, जो हमारे मूड स्विंग के ऊपर काम करते हैं, और माइंड प्रोग्रामिंग उन्हीं के ऊपर काम करती है। तो मेडिसिन आप 100 लोग क्यों आते हैं लोग इस थेरेपी के अंदर, कि वो मेडिसिन को छोड़ना चाहते हैं इसलिए। और आपको बताऊं, मेरे पास वो लोग आते हैं जिनके ऊपर अब मेडिसिन काम ही नहीं कर रही है, क्योंकि कितने साल कब तक खाओगे। देखो एक लिमिट है मेडिसिन की, आप उसका कितना हैवी डोज ले लोगे, आपने वो भी लेके देख लिया, लेकिन आपने रूट कॉज पे तो काम ही नहीं करा। यानी आपके घर में कहीं कुछ ऐसी चीज़ पड़ी जो बहुत स्मेल कर रही है, और आपने रूम फ्रेशनर से वहाँ पे स्प्रे तो कर दिया आपने, और लेकिन फिर स्मेल आई, तो आपने क्या करा, बढ़िया वाला रूम फ्रेशनर मंगवाया आपने इस बार, ठीक है, आपने फिर से वहाँ स्प्रे कर दिया, अब स्मेल फिर से आ रही है, थोड़े दिन तो सब कुछ ठीक रहा, फिर स्मेल आ रही है वहाँ से, फिर आपने और बढ़िया मंगाया। लेकिन जब तक आप उन जो भी वो गार्बेज है, आप उसको बाहर नहीं फेंकोगे ना निकाल के, स्मेल परमानेंट खत्म कभी नहीं होगी। बिल्कुल। और आप एक इमेजिनेशन करो, अगर हमारे इंडिया में, इस पूरे वर्ल्ड में जितनी भी एंटी एंजाइटी मेडिसिन हैं और एंटी डिप्रेशन, अगर उनकी मैन्युफैक्चरिंग ही बंद हो जाए तो क्या होगा? तो क्या वो लोग कभी ठीक नहीं होंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं होंगे, 100% ठीक होंगे। तो मेडिसिन तो एक हेल्प हम ले लेते हैं उस टाइम पे, कि जब हमें कोई इमरजेंसी है, मैं ये नहीं कह रही वो बेकार है, जब कोई इमरजेंसी है तो आपने उस टाइम पे हेल्प ले ली, और लेनी भी चाहिए, इमरजेंसी में लोग ले लेता है, लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कॉज कहाँ से हुआ है? हमारे माइंड से हुआ है। बीमारी माइंड से आई तो ठीक कहाँ से होगी? माइंड से। और जब माइंड के पास उसके आने का कारण है, तो उसको रिवर्स करने का कारण भी माइंड के पास है, क्योंकि माइंड तो सब कुछ जानता है। बिल्कुल। अच्छा, जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, बहुतों में होता है, चाहे कॉरपोरेट फील्ड में देख लीजिए, स्कूल्स में देख लीजिए, कहीं भी, तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का जो रूट कॉज होता है, क्या वो हमारे बचपन में होता है या करंट सिचुएशंस में होता है? देखो, वो या तो अगर आप कोई स्किल, आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप हैं जहाँ आपके पास वो स्किल नहीं है, ठीक है ना, जो भी आप काम कर रहे हो, अब जब आपके पास वो नहीं और आपको वहाँ प्रेजेंट करनी है, तो वहाँ तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा, ये बहुत नेचुरल है। लेकिन अगर आपके पास स्किल्स भी हैं, फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो यहाँ आपकी सेल्फ इमेज ख़राब है, इसका मतलब। अब यहाँ पे आपको किसी ने कुछ भी ऐसा बोल दिया हो घर में, अरे ज़रा अच्छे से करना, तुम्हें सब कुछ अच्छे से कर लेना, प्लीज़ डरना मत, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देना, अपने इंटरव्यू को बहुत अच्छे से क्रैक करना, डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जो लोग ऐसे बोल के डराते हैं, या घर में उसने देखा अपने पेरेंट्स को कि हमेशा डरे डरे, या उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो देख के माइंड प्रोग्राम हो जाता है वहीं से ही। तो ये कारण हमारे पास रहता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का।
ओके। जो रिश्तों में करवाहट आती है ना, चाहे अपने हस्बैंड वाइफ के रिश्तों में ले लीजिए या पेरेंट्स बच्चों के रिश्तों में ले लीजिए, तो ये क्या माइंड प्रोग्रामिंग के थ्रू ठीक किया जा सकता है? हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक किया जा सकता है माइंड प्रोग्रामिंग के थ्रू। क्योंकि देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे इस रिश्ते की क्वालिटी क्या है। क्योंकि जब भी कोई हस्बैंड वाइफ है तो हम लोग शादी तो कर लेते हैं सब, ठीक है। जब मैरिजेस होती है ना, तो हमारे पास ना एक इन्फॉर्मेशन है माइंड के पास कि भाई आप, एक सिंपल सा फंडा है कि अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो, आपके पास एक अच्छा जॉब होना चाहिए, फिर क्योंकि फिर शादी करनी है। हम सब कुछ शादी के लिए तो कर रहे हैं, ये तो होता है। तो बच्चों को क्या सिखाया जाता है घर में भी कि तुम पढ़ोगे तुम्हारी शादी कैसे होगी, नहीं पढ़े तो अगर तुम्हारे पास जॉब नहीं तो शादी कैसे करोगे। तो शादी को इतना वो बना दिया कि सब कुछ करके शादी तो करनी है फाइनली, और शादी आप ढंग से निभा ही नहीं पाते हो क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आपको उस रिश्ते से चाहिए क्या और आपके उस रिश्ते की क्वालिटी क्या है। शादी के बारे में कोई सिखाया ही नहीं गया, पढ़ाया हाँ, ही नहीं गया। बस ये बता दें कि शादी करनी है, शादी करनी है, और शादी के बाद शादी होगी, अब तो बच्चा करना है, अब बच्चा भी होना चाहिए। अब एक बच्चा हो गया, अब दूसरा उसे भी होना कंपनी के लिए दूसरा बच्चा भी चाहिए। ये तो तो बहुत बस बड़ी यही तक लाइफ विडंबना चलती है। रहती है। लेकिन इस बीच जिस पर्पस के लिए शादी की गई थी, आपको पर्पस क्लियर ही नहीं है। बिल्कुल। तो हमें हमारा ना पर्पस अगर क्लियर होगा ना शादी को लेके, तभी वो रिश्ता ठीक रह सकता है। अगर जिसका क्लियर, भाई एक आदमी को मैरिज करनी है किस लिए कि उसे एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए जिसके संग अपनी फीलिंग्स को वो शेयर कर सके, वो ये उसका पर्पस हो सकता है। उसे एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए जो कि जिसके संग उसको लाइफ में वो अपना लाइफ में ट्रैवल कर सके। सबका लाइफ का पर्पस है अलग अलग, कि वो एक अच्छी लाइफ को एंजॉय कर सके, ये उसका पर्पस है, ठीक है। किसी को चाहिए कि उसको वाइफ चाहिए जो एक हाउस वाइफ हो, घर में अच्छे से खाना बना सके मेरे लिए, मेरे घर को संभाल सके, ये उसका पर्पस हो गया। अगर उसका पर्पस जो भी है, जो उसके रिश्ते की क्वालिटी है, पर्पस जो वैल्यू है, अगर उसको मिल रही है तो सब कुछ ठीक चलेगा, ठीक है ना। एक आदमी शादी करता है कि मैं अब शादी करूंगा और शादी करके मैं अब फ्री हूँ, अपने पेरेंट्स को मेरी वाइफ अपने आप देखेगी और मुझे अब लाइफ में एंजॉय करना, घूमना फिरना, मौज मस्ती करनी है। यहाँ वाइफ ने आके बाउंडेशन ला दी, नहीं ये सब नहीं चलेगा, वो शादी ख़राब होगी, वो रिश्ता ख़राब होगा हस्बैंड वाइफ का। क्योंकि यहाँ पे उसने ये तो सोचा नहीं था, पिक्चर के अंदर ये सीन तो था ही नहीं उसकी, अब ये सीन भी आ गया, यहाँ पे चीज़ें ख़राब होंगी। लेकिन जब क्या होता है कि ना शादी होती है, दो लोग आपस में मिलते हैं, उस टाइम सब कुछ ठीक होता है। पहले तो था कि साल 2-3 साल आराम से निकल जाया करते रहे, अब वो चीज़ें भी नहीं है। विदिन 3 मंथ खेल ख़त्म, विदिन 3 मंथ मैं देखती हूँ, ठीक है ना। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जो एक दूसरे के विचार तो मेल हमें खाते नहीं है, और हम सबकी जो एक्सेप्टेशन है शादी से वो बिल्कुल डिफरेंट है। और जब हम लोग दो लोग मिलते हैं तो उस टाइम पे एक देखो, हमारे विजुअल डिफरेंट होते हैं, ऑडियो लोगों की सेम एक जैसी बातें, हम सब उस टाइम हमको उस टाइम पे ना एक दूसरे की सब बातें अच्छी लगती हैं, फीलिंग्स हम एक दूसरे को फील कर पाते हैं उस टाइम पे। हम एक दूसरे को जब देखते हैं वो भी हमें लाइक अच्छा लगता है सब कुछ। शादी हो गई, अब दोनों अपने अपने फॉर्म में आ गए, असली रूप में आ गए, ठीक है ना। अब अगर मैं NLP की बात करूँ तो लड़की है सपोज काइनेस्थेटिक नेचर की और लड़का है विजुअल, तो वो लड़का प्रैक्टिकल हो गया, लड़की काइनेस्थेटिक नेचर की है। अब शादी हो गई है, अब वो लड़की, क्योंकि और यही होता है हमेशा ही, क्योंकि यहाँ पे नेचर की बात होती है हमेशा। मैंने कहा ना विचार क्यों नहीं मेल खाते, क्योंकि सबका नेचर डिफरेंट। मोड हमारे पास 3 तरह के लोग हैं हम लोग, काइनेस्थेटिक, ऑडियो एंड विजुअल्स। अब लड़की है काइनेस्थेटिक नेचर की, अब लड़का अपने काम पे जा रहा है, वो प्रैक्टिकल हो गया है। अब लड़की देखती है तो अब मेरे को उस तरह से वैल्यू देता है नहीं जो शादी से पहले दिया करता रहा। अब लड़की बोलती है कि अब तो तुम मुझे प्यार ही नहीं करते हो, मेरे से कभी बात ही नहीं करते हो। तब लड़का क्या बोलता है? बी रियलिस्टिक। अब प्रैक्टिकल लाइफ में तो शादी हो चुकी है, तो लड़की काइनेस्थेटिक नेचर की, उसको तो वही सब चीज़ें चाहिए भी। लड़का प्रैक्टिकल नेचर का, उसको वो सब नहीं चाहिए। इनकी कभी बनेगी नहीं आपस में यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें और हमारे माइंड को हमेशा नई नई चीज़ें चाहिए होती हैं। वो फेज़ निकल गया, आप नॉर्मल लाइफ में आ गए, अब लाइफ लगती है बोर और आप वैल्यू को भूल जाते हो। तो यहाँ पे आपको एक रीस्टार्ट करना पड़ता है माइंड को। अब दोनों के बीच में अगर एक चीज़ कॉमन होगी ना, सिर्फ एक चीज़ भी कॉमन हो जाए जहाँ पे आपके पास सेमनेस है, बस वही काफ़ी माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए, और वहीं से रिश्ते को आप ठीक कर सकते हो अपने। बिल्कुल। अच्छा, बात है बच्चों पे, कुछ सवाल बच्चों से रिलेटेड है जो पेरेंट्स जानना चाहेंगे। जैसे
बच्चे 4-5 साल के भी हो जा रहे हैं तो बेड वेट कर रहे हैं, मतलब कि उन मतलब एक जो होता है कि वॉशरूम कर देना, टॉयलेट कर देना बेड पे, वो बच्चों के साथ होता है थोड़े बड़े होने के बाद भी। तो इसके पीछे का क्या साइंस है? क्या उसको भी हम उनको थोड़ा ट्रेन करके या उनको सही तरीके से अलाइंड करके ये ख़त्म करवा सकते हैं पेरेंट्स या नहीं? हाँ, बिल्कुल ख़त्म हो सकता है। देखो, साइंस तो उसके पीछे के कुछ भी हो सकते हैं। बहुत बार कोई साइकोलॉजिकल इशू, ये बच्चा डर गया रात को, या उसको हैबिट नहीं है उठने की। सपने में आ गया वो हाँ, ये चीज़ें। सब चीज़ें रहती हैं, उसको हैबिट नहीं होती उठने की। बहुत बार ना बच्चों के पेरेंट्स भी रात को बच्चे बेड बैटिंग कर देते हैं, उनको उठाती नहीं टाइम पे, और बच्चों को वही हैबिट लग जाती है कि मम्मी अपने आप करेगी, मुझे अपने आप मम्मी चेंज करेंगी। तो वो हैबिट बचपन से चलती आती रहती है। और इसमें बहुत सिंपल है ये, बहुत बहुत आसान है एक्चुअली। ये बहुत इजीली मैंने 15 साल के बच्चों को भी वेट वेटिंग के लिए दिए हैं सेशंस, जिनको 2 या से 3 सेशन में आराम आ जाता है उनको। बहुत इजीली उसे कम्प्लीटली क्योर कर सकते हैं इसको। ओके। जो हकलाने की समस्या है, स्टैम्पिंग। यस, वो भी बहुतों के हाँ पास जी। होती है, तो इसको कैसे ठीक किया जा ये सकता भी है? देखो, माइंड प्रोग्रामिंग ही हमारे सारे फियर हैं जो किसी भी सिचुएशन में हमारे पास आए थे। कभी हम डर गए थे, हमें कुछ नहीं समझ में आया कि हमें यहाँ पे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, वहाँ पे हमने स्टैमरिंग कर दी किसी भी कारण से, और लोगों ने मजाक उड़ा दिया, वो पैटर्न हमारे पास फिक्स हो गया। बस वही चीज़ें चलती आ रही हैं, और जो कि माइंड प्रोग्रामिंग के थ्रू हम ठीक कर सकते हैं बहुत आसानी से। आजकल बचपन में ही ना बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया जाता है कार्टून्स के लिए, या कुछ भी, वो कार्टून कब रील्स में बदल जाता है पता नहीं चलता, और एडिक्शंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो ये कन्वर्जन हो रहा है एडिक्शन में, इससे बच्चों के माइंड पर क्या असर पड़ रहा है? देखो, माइंड तो बच्चों का पूरा इस तरह से माइंड का कितना डैमेज हो चुका है, मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। आपको मैं बताती हूँ एक, ये बिल्कुल रियल स्टोरी एक बच्चे की। एक बच्चा अभी 16 साल का है वो, ठीक है, और वो इतना मोबाइल देखता है, इतना उसको मोबाइल का एडिक्शन है। तो अब एडिक्शन मम्मी के थ्रू आया उसकी। मम्मी बचपन से क्या करती थी, बच्चे ने खाना नहीं खाया, मोबाइल हाथ में पकड़ा दिया। पेरेंट्स करते हैं ऐसे कि बच्चा चलो एटलीस्ट खाना तो खा ले, मोबाइल के थ्रू दे रहे थे सब कुछ। और मैंने कितनी मॉम्स को ये बोलते सुना है कि अगर मोबाइल ना हो तो मेरा बच्चा तो खाना ही नहीं खाएगा फिर, ऐसा भी। अब वो बच्चा हॉरर स्टोरी सुनता आता रहा, अब उसे शौक चढ़ा हॉरर स्टोरीज़ का। अब उसने क्या करा कि रात को जब अपने पास वो सोता था, अपने मोबाइल को अपने पास में रख के, अपने पिलो के पास रख के, वो हॉरर स्टोरी सुन के सोता था। ठीक है, एक हैं कोई आते हैं यूट्यूब पे, हॉरर स्टोरी सुनता रहा। अब ऐसा महीने 2-3 महीने चला। उसकी मम्मी उसे बोलती थी कि तुम मत सुनो मत सुनो मत सुनो, नहीं माना बच्चा। मम्मी ने भी कहा ठीक है, सो जाता है आराम से, फ़ोन चलाएगा, अपनी आइस वो स्क्रीन देखेगा तो उसकी आइस तो सेफ रहेंगी। मम्मी ने ये सोचा और उसको मम्मी ने छोड़ दिया ऐसे ही, ठीक है। और बच्चे बात भी नहीं मानते। तो 3 महीने हो गए, और अब जानते हैं क्या हुआ? अब उसका माइंड इतना प्रोग्राम हो गया, सबकॉन्शियस माइंड। अब उसके आसपास क्या हो रहा है, उसको ऐसे लोग जो बच्चे ने बातें कभी लाइफ में नहीं करी, अब उसके फ्रेंड्स उसको ऐसे मिल रहे हैं जिनके घर में कहीं कोई भूत है, एक्चुअली जो नहीं है, या कोई आत्मा किसी के अंदर आ चुकी है, इस तरह की चीज़ें उनके साथ, तो ऐसे दोस्त उसके बन गए। अब ये पावर है सबकॉन्शियस माइंड की, ठीक है। आगे सुनिए, अब क्या हुआ? अब उस बच्चे को रात को सो रहा है, एक दिन वो बच्चा रात को 4 बजे उठता है, और 4 बजे अपने घर का गेट खोल के अपने दोस्त के घर पे चले जाता है, सर्दियों में, दिसंबर के महीने की बात है ये। अरे बाप रे। और जाके उसकी मम्मी को बोलता है कि मेरे घर में कुछ भूत है, आप आंटी प्लीज़ किसी पंडित के पास चलो, कुछ करवाओ, मेरी मम्मी को पता चला तो मुझे मारेंगी। अब उसकी मम्मी ने पूछा क्या हुआ, तो उसने क्या कहा कि मैं रात को जब आज सो रहा था तो किसी ने मेरा ब्लैंकेट खींच लिया, उतार के फेंका, और मेरे मोबाइल को मेरे से दूर फेंका, और मेरे दोनों पैरों को ऐसे खींच लिया आगे। अब ये सब कैसे हो गया? ये सब उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको ये सब चीज़ें दिखानी शुरू करी। जो इतने टाइम से वो सुन रहा था वही उसकी प्रोग्रामिंग हो गई। ऐसे लोग उसको अटैक होने शुरू हो गए। और ये अच्छा हुआ कि उसकी मम्मी ने उस बच्चे की मॉम को कॉल कर दिया कि आपका बच्चे के संग ये सब चीज़ें चल रही हैं। वो 4 बजे मेरे घर पे आए सुबह। तो वहाँ से उसकी मम्मी ने उसको फिर कंट्रोल किया, उसके सेशन हुए जहाँ से वो चीज़ें होनी बंद हुई उसके साथ। माइंड को इतना बड़ा एडिक्शन काम कर जाता है ये माइंड, इसे हम कहते हैं माइंड प्रोग्रामिंग। इस तरह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होता है, क्योंकि वो नंबर ऑफ टाइम्स उन स्टोरीज़ को सुन रहा था, हॉरर स्टोरीज़ को। उसे लगता घर में कि घर में कुछ है। मैं बार बार लाइट्स ऑफ करता हूँ, लाइट्स ऑन हो जाती हैं। मैं फ़ैन ऑफ करता हूँ, फ़ैन ऑन हो जाता है फिर से। अब उसे हर जगह वही चीज़ें नज़र आ रही हैं। वो बच्चा जो अपने दोस्तों के संग खेलता है, कूदता है, और उनके संग बहुत गॉसिप करता है, अब वो बच्चा क्या करता है, हनुमान जी के मंदिर जा रहा है, फियर आ गया कि मुझे उससे अपने आप को बचाना भी है, लाइफ ही चेंज हो गई पूरी।
अपने घर में बताता है सबको कि आज हमें ये दिया जलाना चाहिए, आज हमें ये करना चाहिए, इससे ये चीज़ नहीं होती, इससे बच्चे का माइंड, एक 16 साल के लड़के का माइंड ऐसा डेवलप हो गया। ये पावर हमारे सबकॉन्शियस माइंड की, वो स्टोरीज को सुन सुनकर। तो अगर हमारा माइंड नेगेटिव के लिए प्रोग्राम हो सकता है, तो क्या वो पॉजिटिव के लिए प्रोग्राम नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल सच्चाई। यानी कि बच्चों को मोबाइल में अगर कुछ देख भी रहे तो ध्यान रखें कि पॉजिटिव चीज़ें देखें, ना हाँ, कि इस देखो तरीके की मोबाइल है, चीज़ें। हमें यूज़ करना चाहिए कोई चीज़ है तो, लेकिन बच्चों को भी ये समझना चाहिए हमें से कि हमें बहुत तरीके से उसको यूज़ करना है। बिल्कुल सच्चाई है। और उसके लिए जितना पेरेंट्स छोड़ देंगे मोबाइल को, बच्चे भी अपने आप छोड़ेंगे। अच्छा, जैसे आप कैंसर पे भी काम की हुई हैं, तो कुछ अब लास्ट के जो कुछ सवाल है जो मैं बीमारियों से रिलेटेड मैं आपसे बात करना चाहूँगी। कैंसर जैसी जो गंभीर बीमारी है, वो रिकवरी जब होती है, रिकवरी फेज़ होता है, तो क्या माइंड काउंसलिंग के थ्रू उसको आप ठीक कर सकते, प्रोग्रामिंग के थ्रू ठीक कर सकते? क्योंकि उनके मन में तो ये बैठ जाता है कि वो मर जाएंगे या कैंसर उन्हें वापस से हुआ जा जाएगा। जो भी कैंसर पेशेंट रहता है उसके मन में दो चीज़ें तो बिल्कुल आती है। अगर मैं 10% लोगों की बात छोड़ दूँ जो कैंसर सर्वाइवर है, एक कि कैंसर मुझे वापस से आएगा, और दूसरा मुझे ये बीमारी हो गया यानी मैं कभी भी मर सकता हूँ या सकती हूँ। देखो, कैंसर के लिए हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या है? कैंसर है तो मौत है। तो सबसे पहले हमारा ये बिलीफ है यहाँ पे, कि जो हमारा ये बिलीफ है वो हमारे लिए काम करता है। और जैसे आपने कहा कि रिकवरी कैसे होती है या हो सकती है क्या, तो माइंड प्रोग्रामिंग के अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं कैंसर के लिए, तो कैंसर पेशेंट के लिए, क्योंकि उनके बिलीफ कितने स्ट्रांग है। पूरी दुनिया को पता है कैंसर है तो मौत है, ये तो बचेगा नहीं, अब सबको पता है। एक मेरे पास कितने कितने लोग आते हैं जो एक ऑफिसर रैंक पे हैं, उनसे पूछो क्या हुआ, मैम कैंसर है, और मेरे दोस्तों कहते हैं तू तो बचेगा नहीं अब। तो उनके पास इन्फॉर्मेशन है पहले से ही। जो इन्फॉर्मेशन है, जो बिलीफ है, हमारा माइंड तो वैसे ही काम करेगा, बिल्कुल वैसे ही। यहाँ पे माइंड प्रोग्रामिंग के थ्रू, क्योंकि अगर आपको देखो, अगर आपको ये दिख जाता है कि मेरे पास मौत है तो आपकी लाइफ स्टॉप होगी वहीं पे, तो माइंड हमेशा बैक में जाएगा। लेकिन अगर आपको ये मालूम पड़ जाए कि आगे मेरा फ्यूचर है अभी, और अपने माइंड को आप इस तरह से रीप्रोग्राम कर लो कि कैंसर को क्योर हो सकता है, और उसके लिए हमारे पास कुछ रियल एग्जाम्पल होने चाहिए। तो आप कितने ऐसे लोगों को देखोगे जिनके पास कैंसर है, क्या वो सबके सब मर गए? वो जिंदा है। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ठीक कर लिया अपने आप को? तो अगर 100 में से सिर्फ 10 लोगों ने ठीक कर लिया, उन 10 लोगों के पास क्या माइंडसेट था, किस तरह से उनकी लाइफ को चैलेंज लिया, उनके माइंड की क्या प्रोग्रामिंग थी, अगर ये बाकी के 90 लोग भी उसको फॉलो करें तो क्या ये ठीक नहीं हो सकते? 100% ठीक हो सकते हैं। तो कैंसर वालों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी, वो अपने एक फ्यूचर प्लान कर लें अपना, कि उनको फ्यूचर कैसा चाहिए अपना। फ्यूचर की प्लानिंग जब कर लेंगे तो माइंड हमेशा, और उसको रोज़ इमेजिन करना स्टार्ट कर दें अगर, तो उनका माइंड अपने आप ही बीमारी को भूल के कैंसर फ्यूचर की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा यहाँ पे, क्योंकि ये उनका बिलीफ है। बिलीफ को चेंज करेंगे तो अपने आप उनकी डिसीज़ ठीक हो जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, लोग बोलते हैं आई एम कैंसर पेशेंट, आई एम कैंसर पेशेंट, ये कभी नहीं बोलना। जब भी हम ये बोलते हैं आई एम, तो यानी आपने अपनी आइडेंटिटी को मान लिया कैंसर, तो आपने पहचान बना ली अपनी। आई एम कोच तो ये मेरी पहचान होगी, मेरी आइडेंटिटी हो गई है। आई एम डॉक्टर तो ये मेरी आइडेंटिटी हो गई। अगर कोई कहता है आई एम कैंसर पेशेंट, तो भी उसकी आइडेंटिटी हो गई। जो उसकी आइडेंटिटी है वो उसी को तो जिएगा। तो अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना है सबसे पहले, यानी सेल्फ इमेज। जहाँ आपने सेल्फ इमेज को चेंज करा, कैंसर की हीलिंग वहीं से स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, जो जैसे अपने डाइजेशन की शुरुआत में बात की थी, एंजाइटी का प्रॉब्लम डाइजेशन में भी हो सकता है, तो जैसे पेट की जो लिवर की प्रॉब्लम्स है आज की डेट में बहुत बढ़ती हुई दिख रही है। मतलब मोस्टली लोग तो परेशान ही हैं कि डाइजेस्ट नहीं हो रहा है या सही तरीके से उनको मोशंस नहीं आते हैं, पेट हमेशा दर्द रहता है, ये सारी चीज़ों की वो शिकार हैं। तो क्या इनका भी जो सल्यूशन है वो माइंड प्रोग्राम के थ्रू मिल सकता है? एक तो जी सबसे पहले हमारे स्ट्रेस ना हमारे गट पे ही अटैक करता है सबसे पहले। मेरी दादी थी ना जो, तो कुछ भी होता रहा सबसे पहले वो क्या करती, अब मैं रिलेट कर पाती हूँ उन चीज़ों को ना। तो मैं तब छोटी थी, मैं देखती रही कि दादी कुछ भी बात हुई, कोई भी ऐसी टेंशन की बात, उठते ही वॉशरूम जाना। किसी का कोई कॉल आ गया तो वो आ रही हैं, बस उनके चक्कर वॉशरूम में लग रहे हैं, आ रही हैं जा रही हैं। सेम हमारे साथ भी होता, अगर किसी चीज़ का डर है, मतलब डर एक मन में आ गया तो सबसे पहले वॉशरूम ही जाना होता है। तो सबसे पहले उसका इम्पैक्ट हमारे सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म पे ही होता है, हमारी इम्यूनिटी पे होता है। हमारा सबसे पहले पेट ही खराब होता है सबसे पहले, ठीक है ना। तो अब क्या इसके लिए भी हमारा माइंड प्रोग्राम में कुछ चीज़ें हमने देख रखी हैं, कुछ हमारे साइंटिफिक बॉडी हमारी ऐसी है
क्योंकि वो स्ट्रेस के कारण पेट हमारा डिस्टर्ब हो गया। तो जब हमारी हमारी इम्यूनिटी वीक है और हमारे थॉट वीक हैं तो हमारे डाइजेशन पे उसका इम्पैक्ट जाएगा। लेकिन अगर आप मैंने फिर जैसा भी मैंने पहले कहा कि या तो अपना माइंडसेट को आपने इतना स्ट्रांग बना लिया कि जो भी कुछ आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव आया वो आएगा, देखो आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। कब कोविड आ गया हमें नहीं पता, हमने सबने पूरी लाइफ दुनिया ने कंट्रोल कर लिया, हम नहीं कर संभाल पाए ना उसको। कब सुनामी आ जाए आपको आपके मेरे हाथ में नहीं है, मोदी जी के हाथ में भी नहीं है। कब अर्थक्वेक आ जाए किसको पता। तो या तो अपने माइंडसेट को हमने इतना बड़ा बना लिया कि जो भी कुछ आया हमने यहीं से रफा दफा कर दिया, तो आप सब कुछ आपका ठीक रहेगा नीचे तक। आपको वो स्ट्रॉन्ग करना है, उसके लिए माइंड प्रोग्रामिंग हमारे लिए काम करती है। जो अब थोड़ा ना इस तरीके का भी सवाल लोग सोचते हैं कि एनएलपी के थ्रू क्या ये ठीक हो सकता है। जैसे बहुत लोगों का पिछले जन्म का कोई डर होता है, जैसे फोबिया होता है। फोबिया पे तो हमने बात किया, कुछ पिछले जन्म से भी रिलेटेड होता है। जैसे मान लीजिए किसी एक्सीडेंट में किसी की जान गई तो वो उसको कार से, पानी से या बहुत सारी चीज़ों से उसको डर लगेगा। इस पे कैसे माइंड प्रोग्रामिंग काम देखिए एनएलपी में इससे कोई मतलब नहीं कि वो डर कब का है कब का नहीं है, क्योंकि एनएलपी एक साइंटिफिक प्रोसेस है। तो उसमें मैं ये नहीं देख रही कि वो डर कब का है। डर कभी का भी हो, एनएलपी हर तरह के प्रोग्राम पे काम करती है। डर चाहे उसको कोई मतलब नहीं, डर कब आया, किसके पास आया, किसके थ्रू आया, कोई कनेक्शन नहीं है उस चीज़ का। कि जब आपके पास डर आएगा वो कुछ नहीं देखता आप कौन हो कौन नहीं हो। मेडिटेशन और माइंड प्रोग्रामिंग क्या कोई डिफरेंस है? हाँ, 100% डिफरेंस है। मेडिटेशन में आप कुछ भी नहीं करते हो, आप सिर्फ बैठ गए हो आंखें बंद करके, जहाँ आपको रिलैक्स होना है बस। और सिर्फ आप, मैं तो बहुत लोग तो मेडिटेशन में ब्रीदिंग पे भी फोकस नहीं करते, आराम से बैठ जाते हैं। लेकिन माइंड प्रोग्रामिंग में आपको कमांड्स को फॉलो करना होता है। आपको अपने सेंसेस को, जो भी कमांड्स आपको दिए जा रहे हैं, आपको अपने सेंसेस को उसमें एंगेज करना होता है। दैट इज़ माइंड प्रोग्रामिंग। और मेडिटेशन में नथिंग टू डू, आपको रिलैक्स होकर बैठना है बस। जब आप माइंड प्रोग्राम के थ्रू हील कर देती हैं किसी को, किसी भी जो आपके क्लाइंट्स हैं उनको आपने हील कर दिया, तो उसके बाद भी अगर उनको क्या फिर से वो समस्या वापस से अटैक कर सकती है या नहीं? देखो वैसे होता नहीं है जनरली, बट कुछ लोगों के साथ होता है ऐसा कि प्रॉब्लम फिर से आ गई तो फिर से सेशन लेते हैं, माइंड फिर से प्रोग्राम हो जाता है और धीरे धीरे वो हैबिट अपने आप ख़त्म हो जाती है। यानी कि अगर वो फिर से आप उन चीज़ों का स्ट्रेस लिए तो फिर से वो चीज़ें आप पे आ भी सकती हैं, लेकिन जनरली आती नहीं है, क्योंकि ना तब तक ना लोग सीख जाते हैं कि मुझे करना क्या है, उनको इतना आ जाता है अपने आप ही। अच्छा, एक आखिरी सवाल जो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, जैसे आप एक नॉर्मल लाइफ में हो और आपने किसी को बोला कि मैं मेंटली थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हूँ या प्रॉब्लम में हूँ, डिप्रेस्ड हूँ, तो लोग उस चीज़ का मजाक उड़ाते हैं कि अब पागल है, अच्छा खासा तो दिख रहा है, कौन सा तेरा कुछ ख़राब हो, एकदम महापागल है जो तुझे हेल्प लेना है, ये तुझे क्या ज़रूरत पड़ी एनएलपी की, तुझे क्या ज़रूरत पड़ी प्रोग्रामिंग की। तो सबसे पहले तो हमारे आसपास के लोग ही हमें रोकते टोकते, जिस वजह से आपके पास भी बहुत से क्लाइंट्स होंगे जो किसी को बताए नहीं हैं, लेकिन वो आपसे अकेले में सेशंस ले रहे हैं और चीज़ें किसी को नहीं बताते। तो ऐसी सोसाइटी की मानसिकता को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर ऐसा होगा तो फिर जो सही में परेशान है उनके लाइफ पे वो क्या इम्पैक्ट डाल रहा है? देखो यहाँ पे ना आपको अपनी अवेयरनेस को यूज़ करना है। जो सही में परेशान होगा वो किसी की बात नहीं सुनेगा, वो अपने आप को हील करना चाहेगा बस। तो यहाँ पे ऐसे बहुत से लोग हैं, हमारे घरों में ऐसे लोग होते हैं, अपने घर बाहर को छोड़ो, फैमिली मेम्बर्स ही, कि सब कुछ ठीक तो है, क्या जरूरत है, तुम्हारा तो फालतू रोज़ का नाटक हो गया, ये सब चीज़ें। तो वहाँ पे हमें नहीं सुननी होती किसी की, हमें अपनी सेंसेस, हमें जो दिमाग भगवान ने दिया हमें उसको यूज़ करना है कि मुझे क्या चाहिए यहाँ पे। क्योंकि देखो अपने से ऊपर, हम अपने से ऊपर कुछ भी नहीं है, अपने लाइफ से ऊपर। तो अगर आपको लगता है कि, और दुनिया मजाक उड़ाएगी, ये रूल है। लोग कहते हैं किसी के पास कोई गैर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मुझे एक बार मेरे पास कोई आएगा ना तो मैं कहूँगी हाँ ठीक है, अगर मैं एक थेरेपिस्ट नहीं हूँ तो मैं समझा दूँगी, मैं काउंसलिंग कर दूँगी उसकी। वो दोबारा आएगा कि यार मुझे बहुत नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, मैं फिर समझा दूँगी। थर्ड टाइम आएगा मैं कहूँगी पागल है, इसका दिमाग ही ख़राब हो गया। लेकिन उसके ऊपर जो बीत रही है वो सिर्फ उसी को पता है। तो यहाँ पे हमें अपनी अवेयरनेस को यूज़ करना है कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, किस चीज़ से हमें आराम मिल सकता है। और लोग अब इतने अवेयर हो चुके हैं, इतने अवेयर यूट्यूब के थ्रू वो इतने अवेयर हो चुके हैं कि उनको क्या चल रहा है, बॉडी में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, हमें बॉडी को मालूम होता है। और अगर वो मेडिसिन भी लेता है तो वो देखेगा मेडिसिन के बाद भी उसको आराम नहीं आ रहा, वहाँ वो समझ जाता है कि अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे यहाँ पे एक थेरेपिस्ट की नीड है।
थैंक्स टू पॉडकास्ट, जिन्होंने पॉडकास्ट की शुरुआत की, इसके थ्रू लोगों को पता चल रहा है कि अलग अलग टॉपिक्स क्या है, किस तरीके से हमारे बॉडी पे वर्कआउट होता है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी चीज़ों पे क्लैरिटी मिली है। और अगर आप भी परेशान हैं, जैसे सिम्टम्स बहुत सारे बताए निधि जी ने कि अगर आप डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं तो क्या क्या सिम्टम्स हैं जो ये बता देते हैं कि आप डिप्रेस्ड है और उस पर कैसे आपको वर्कआउट करना है। कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो कि आपको दवा महंगी से महंगी खा कर ठीक करनी है। दवा एक टाइम के लिए रोक सकता है, फिर वो शरीर में उभर सकता है। तो इसके रूट कॉज को पता करके काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी किसी भी बीमारी से परेशान हैं और उस चीज़ों को लेके रूट कॉज खोज रहे हैं, आपके बच्चों को लेके आप परेशान हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए आप ज़रूर निधि जी से संपर्क करें, क्योंकि ज़रूरी ये है कि हम मेडिसिन्स बहुत ज़्यादा से ज़्यादा खा के अपने शरीर को ना ख़राब करें, बल्कि उस रूट कॉज पे काम करें जो कि हमारे लिए गलत है। थोड़ा मेहनत तो लगेगा, लेकिन चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आई होप आप इस चीज़ों को समझ रहे होंगे। निधि जी से कांटेक्ट करना है तो नीचे डिटेल्स है, आप ज़रूर उनसे मिलिए, बातचीत कीजिए और अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन पाइए। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।